हेलो दोस्तों। आज हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक सीरीज के अंदर मोल कंसेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्रिक सीरीज के अंदर अगला टॉपिक देख रहे हैं। ये एक चीज है पीओएसी, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इससे क्या होगा कि इससे हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस या स्टोइकियोमेट्रिक एनालिसिस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे विदाउट बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन को। अभी तक हमने देखा कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व अगर हम लोग कर रहे हैं तो रिएक्शन को पहले बैलेंस करने होते हैं, फिर इसे यूनिटरी मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग पीओएसी को अप्लाई करेंगे, मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन को, तो रिएक्शन को बैलेंस नहीं करने होंगे। बिना बैलेंस किए हुए हम लोग केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो पीओएसी क्या है? पीओएसी कुछ नहीं है, इट इज सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। कोई मैं एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, कार्बन प्लस हाइड्रोजन है, इससे बनते हैं मीथेन। तो हम लोग क्या करते हैं कि रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करके यहाँ पर 2 लिखते हैं। बैलेंस क्यों करते हैं? बैलेंस इसीलिए करते हैं कि जितने हाइड्रोजन एटम टोटल रिएक्टेंट में है उतने ही हाइड्रोजन एटम प्रोडक्ट में होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। इसीलिए मतलब कि हाइड्रोजन एटम के वेट जितने रिएक्टेंट में होंगे उतने ही हाइड्रोजन के वेट प्रोडक्ट में होने चाहिए। जितने वेट कार्बन के रिएक्टेंट में होंगे उतने ही वेट कार्बन के प्रोडक्ट में होने चाहिए। इसीलिए हम लोग केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। तो फिर अगर फॉर एग्जांपल इसके मुझे कुछ वेट दिए रहते हैं 5 ग्राम, तो हम इसके वेट फाइंड कर लेते हैं मोल में कन्वर्ट करके। अब पॉइंट ये है कि अगर बड़ा सा रिएक्शन रहेगा हम इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? उसको हम लोग सॉल्व करेंगे पीओएसी को अप्लाई करके। सिंपली पीओएसी अप्लाई करेंगे, रिएक्शंस को बैलेंस नहीं करने होंगे। तो देखते हैं हम लोग पीओएसी को कैसे अप्लाई करते हैं। मैं कोई एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन से, तो फॉर्मेशन होता है अमोनिया का। इससे बन गए अमोनिया। तो अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको फॉर एग्जांपल इसके वेट हमें दिए हैं, इसके वेट फाइंड करने हैं, तो रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना, बिना बैलेंस करके हम कुछ ट्राई करते हैं। ठीक है। तो अगर एटम किसी चीज़ के कंजर्व रहते हैं उसका मतलब है कि नाइट्रोजन के भी एटम जितने रिएक्टेंट में होंगे उतने नाइट्रोजन के एटम प्रोडक्ट में होना चाहिए, और जितने हाइड्रोजन के एटम रिएक्टेंट में उतने ही हाइड्रोजन एटम प्रोडक्ट में होना चाहिए। ठीक है। अब नाइट्रोजन एटम की बात करते हैं। तो हमें यहाँ पे एक मोलिक्यूल जो है N2, 1 N2 मोलिक्यूल के अंदर कितने नाइट्रोजन एटम होते हैं? तो इसके अंदर 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं। ठीक है। 1 मॉलिक्यूल अगर हमारे पास अमोनिया है NH3, तो 1 मॉलिक्यूल अमोनिया के अंदर कितने नाइट्रोजन होते हैं? तो इसमें 1 नाइट्रोजन एटम होते हैं। तो अगर मैं इसको छोड़ दूं, बैलेंस नहीं करूं, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट में हमको, अगर मैं 1 मोल N2 लूंगा तो इसका मतलब उसमें 2 मोल N रहेंगे, N एटम। और इसमें अगर मैं 1 मोल अमोनिया लूंगा तो इसके अंदर 1 मोल N हो जाएंगे, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमें कुछ इसमें करने होंगे। इसमें क्या करने होंगे, इसको थोड़ा सा आगे सोचते हैं। तो हमें अगर दिखाई दे रहा है कि तो अगर इसका हम लोग इसमें पीओएसी अप्लाई करते हैं। सबसे पहले पीओएसी ऑन एन एटम, मतलब नाइट्रोजन एटम के अंदर प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन रिएक्टेंट होंगे बराबर किसके? ये हो जाएंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन प्रोडक्ट। जितने नाइट्रोजन एटम के मोल्स होंगे रिएक्टेंट में उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N हो जाएंगे प्रोडक्ट में। ठीक है। तो अब 1, अगर हमारे पास 1 मोल N2 है तो इसके अंदर कितने N एटम है? 2 N एटम है। तो अगर जितने भी मैं मोल लेता हूं N2 के, उसके इसका मतलब कि 2 टाइम्स N होंगे रिएक्टेंट में? नहीं, क्योंकि 1 N2 के अंदर 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं। तो मैं जितने मोल लूंगा N2 का, नाइट्रोजन एटम उसके 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ N एटम क्या हो जाएंगे? 2 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल। और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने होंगे? दोनों बराबर होंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। तो एक NH3 के अंदर, 1 NH3 मॉलिक्यूल के अंदर 1 नाइट्रोजन एटम है। इसका मतलब NH3 के जितने मोल्स होंगे नाइट्रोजन एटम के मोल उतने ही सेम होंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 NH3 के अंदर एक ही नाइट्रोजन है, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3। यहाँ पे क्या किया है, यही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना है, यही अप्लाई करना है हमें। इसका मतलब है मैंने ये किया है कि 1, जितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेंट में होंगे उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए, दोनों को बराबर करना है। ठीक है। रिएक्टेंट में नाइट्रोजन एटम कितने होंगे? जितने N2 होंगे उसके 2 टाइम्स होंगे,
क्योंकि एक N2 के अंदर 2N होता है, मैं नाइट्रोजन एटम को कंजर्व कर रहा हूँ। तो इसका मतलब कि मुझे अगर क्वेश्चंस में कुछ दिए हुए हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N क्या कर देंगे, हम उसको 2 टाइम्स कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 N2 के अंदर 2N होते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट में उतने ही नाइट्रोजन एटम होंगे, तो प्रोडक्ट में अगर मुझे फाइंड करने हैं, तो अगर मैं NH3 के मोल फाइंड कर लिया और मुझे N के मोल फाइंड करने हैं, तो क्या करने होंगे, मतलब सेम होंगे, क्योंकि एक NH3 के अंदर 1N होता है, मतलब कि 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, ये हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये सिंपली हमने क्या किया, POC अप्लाई कर दिया। अब अगर क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं कि इसके 2 मोल हमें फाइंड कर रहे हैं, इसके मोल कितने होंगे, इसके मोल इज इक्वल टू व्हाट, तो इसी चीज को अप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर देंगे। मतलब POC मैंने लगा दिया N पे, इसी को कहते हैं POC अप्लाई करना। तो अब मैं क्या करूंगा, तो इसका मतलब है कि मैं लिखूंगा कि 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं, 2, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल टू 4 हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल टू 4। आंसर हो गया। अब क्या हुआ कि रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया। अगर बैलेंस करते तो वही आंसर होता, बैलेंस करते तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होता, 2, और यहाँ पे 2 है तो उसके 2 टाइम्स हो जाएंगे 4। तो बैलेंस नहीं किया। तो ये तो सिंपल रिएक्शन है, इसको हम बैलेंस करके करें या POC से करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगे तो POC लगाना आसान होता है, कन्वीनियंट होता है। तो ये हो गया नाइट्रोजन पे POC लगाना। अब अगर मैं हाइड्रोजन का निकालूं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिए हैं इसके कुछ मोल्स, फॉर एग्जांपल इसके 5 मोल्स हैं, तो इसके अगर मुझे मोल पूछ रहे हैं उसके बेसिस पे, तो मैं क्या करूंगा ऐसे सिचुएशन में हमें लगाने होंगे कि इस दोनों के बीच में कॉमन चीज जो है उस चीज पे POC। तो इसके बीच में H2 के बीच में और अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन कॉमन है, तो हमें लगाने होंगे POC ऑन हाइड्रोजन एटम। तो मतलब क्या है, मतलब है कि क्वेश्चन में अगर फॉर एग्जांपल इसी चीज को मैं फिर से नीचे लिख रहा हूँ कि अगर हमारे पास है N2 प्लस H2, इससे फॉर्मेशन हो रहा है अमोनिया का, इसके अगर 2 मोल दिए हैं और इसके मोल फाइंड करने हैं, तो हम अप्लाई करेंगे POC हाइड्रोजन पे। तो सबसे पहले समझते हैं कि POC हाइड्रोजन पे जो लगा है POCN ऑन H एटम, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ H जो होंगे रिएक्टेंट में, H का मोल जो होगा, H एटम के नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H एटम इन प्रोडक्ट होंगे। तो इसको हम लिखेंगे कि नंबर, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H एटम in reactant will be equal to number of moles of H atom in product, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि 1H2 के अंदर कितने H हैं, तो 2H हैं, 1H2 के अंदर 2H है, और 1 अमोनिया के अंदर कितने H हैं, तो 1 अमोनिया के अंदर 3H हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि इन टर्म्स ऑफ H2 मैं फाइंड कर रहा हूँ H का वैल्यू, तो जितने H2 होंगे H उसके 2 टाइम्स होंगे, जितने H2 होंगे H उसके 2 टाइम्स होंगे। अगर H2 का फॉर एग्जांपल 10 मोल्स हैं तो H के 20 मोल्स हो जाएंगे, H2 के अगर 15 मोल्स हैं तो H के 30 मोल्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जितने H2 के मोल रहेंगे H के मोल उसके 2 टाइम्स हो जाएंगे, क्योंकि एक H2 के अंदर 2 हाइड्रोजन होता है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 दिस इज इक्वल टू, बराबर होंगे H एटम, ये टोटल नंबर ऑफ H एटम इन रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में H उतने होने चाहिए। तो प्रोडक्ट में H कितने होंगे, NH3, एक NH3 के अंदर 3 हाइड्रोजन होते हैं। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 होंगे उसके 3 टाइम्स होंगे। इसका मतलब 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। तो इसको हम लोग कहते हैं कि हमने अप्लाई किया है POC ऑन हाइड्रोजन एटम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन में अगर इसके 2 मोल्स अब दिए हुए हैं तो हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2, इसको हम लिखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, इसको यही लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 2/3 मतलब 4/3। इस चीज से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया आ जाएंगे कितने, 4/3। कैसे कि 2 इंटू 2 इजल टू 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3, इट मीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 इजल टू ये 3 नीचे आ जाएंगे मतलब 4/3।
ये हो गया आंसर। अब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो फिर भी हमारा सेम आंसर आएगा, क्योंकि बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 लिखना होगा और यहाँ पे 3 लिखने होंगे। उसी से ये रिलेशन आया 2/3 और 2 क्वेश्चंस में दिया हुआ था। तो इसको कहते हैं हम लोग पीओएसी अप्लाई करना किसी पर्टिकुलर एटम पे। तो किसी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा हम लोग पीओएसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो बैलेंस करके रिएक्शन को सॉल्व करें या यूनिटरी मेथड से, या उसको हम लोग पीओएसी अप्लाई करके सॉल्व करें तो आंसर हमें सेम आएंगे। किसी भी रिएक्शन में हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि KClO3 से बन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम KCl प्लस ऑक्सीजन, तो इसके अगर हमें दिए हैं फॉर एग्जाम्पल कुछ भी वेट दिया है, इसके वेट या मोल्स दिए हैं, वेट दिए रहेंगे तो मोल में हम कन्वर्ट कर देंगे। इसके अगर फॉर एग्जाम्पल 3 मोल क्वेश्चन में दिए हुए हैं, पूछ रहे हैं इसके मोल्स कितने होंगे, तो मैं क्या करूंगा, या तो उसको बैलेंस करूंगा या सीधे सीधे पीओसी लगा दूंगा उस एटम पे जो कि दोनों में कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, क्योंकि मुझे इसके बीच में रिलेशन निकालना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें कॉमन सिर्फ ऑक्सीजन दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे अप्लाइंग पीओएसी, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ऑन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या लिखेंगे, तो इसके अंदर एक KClO3 के अंदर 3 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब कि जितने KClO3 होंगे ऑक्सीजन उसके 3 टाइम्स हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे ऑक्सीजन 3 इंटू, इसको लिखेंगे 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3। ठीक है, इसका मतलब क्या लिखा मैंने, 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3। प्रोडक्ट में क्या हो जाएंगे 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन में दिए हैं 3 इंटू 3, ये हमें निकालना है 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 इंटू 3 9 डिवाइड बाय 2, आंसर हो गया 9 डिवाइड बाय 2 इसका वैल्यू हो जाएगा। अब हमें क्या है कि इसे बैलेंस नहीं करने होंगे, बैलेंस करते तो भी सेम आता, बैलेंस करते तो यहाँ पे हमें क्या लिखने होते हैं, यहाँ पे लिखने होते हैं हमें 3/2। तो अगर 1 से बन रहे हैं 3/2 तो 3 से कितने बनेंगे, यूनिटरी मेथड से, यूनिटरी मेथड से करें या बैलेंस करके करें सेम होगा। तो ये हो गया पीओएसी अप्लाई करना किसी पर्टिकुलर थिंग पे। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उस चीज को हमें पीओसी लगाना और सॉल्व करना काफी कन्वीनियंट रहता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि Mg3N2 से बन रहे हैं अमोनिया, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में है कि Mg3N2 reacts to form ammonia in such a way that all the N atom in Mg3N2 is converted into ammonia if 10 gram of Mg3N2 reacts. Find the weight of NH3 produced. Find the weight of NH3 produced. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को हम बैलेंस करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं, या कर भी सकते हैं क्योंकि हमें पूरा केमिकल रिएक्ट का आइडिया नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कन्वीनियंट तरीका है कि उस पर पीओसी लगाना, पीओसी अप्लाई करना। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि Mg3N2 जो है, यहाँ का Mg3N2 ये रिएक्ट करते हैं किसी और चीज़ से, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, और कुछ और बनता है, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया है। क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया है कि इस तरीके से रिएक्शन होता है कि यहाँ के सारे एटम यहाँ आ जाते हैं, नाइट्रोजन कहीं और नहीं जाता है, नाइट्रोजन यहाँ है और यहाँ है, सारे नाइट्रोजन कंजर्व होकर यहाँ चले जाते हैं। और इसके हमें वेट दिए हैं, इस चीज़ के वेट कितने दिए हैं 10 ग्राम। तो फाइंड द वेट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो हमें अगर पता है कि नाइट्रोजन कंजर्व है, यहाँ का सारा यहाँ चला जाता है, तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, हम लोग सिंपली पीओएसी ऑन नाइट्रोजन एटम अप्लाई कर देंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में। सिर्फ और सिर्फ हमें पीओसी नाइट्रोजन पे अप्लाई कर देना है और वही चीज कर देना है जो किया है। नाइट्रोजन पे पीओसी यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है 1 Mg3N2 के अंदर 2 नाइट्रोजन एटम है, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N इन रिएक्टेंट हो जाएंगे 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg3N2, और प्रोडक्ट में उतने ही होंगे, तो प्रोडक्ट में कितने होंगे, तो 1 NH3 के अंदर 1 नाइट्रोजन है, मतलब 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg3N2 नहीं दिया, लेकिन इसका वेट दिया है, तो वेट को हम लोग मोल में कन्वर्ट कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके। तो वेट है 10 ग्राम और इसके मॉलिक्यूलर वेट कितने हो जाएंगे Mg3N2 के, तो Mg3N2 के हम लोग मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लेंगे। तो एक मैग्नीशियम का होता है 24, तो 3 के हो जाएंगे 72
और 2 नाइट्रोजन के ईच का अगर हम लोग लेंगे 15 to 30, तो अप्रॉक्स 30 लिया, मैंने अप्रॉक्स लिया है, तो अप्रॉक्स इसकी वैल्यू 102 आ गई, या जो भी होगा आप कैलकुलेट करेंगे इसके मोलिकुलर वेट को, तो इसको डिवाइड कर दिया 102 से, इक्वल टू क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। इसका मतलब अमोनिया का मोल मुझे फाइंड हो गया, कितने 10 × 2 / 102, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 20/102। तो अब इसी से हम लोग वेट फाइंड कर लेंगे, इसका मतलब वेट ऑफ अमोनिया कितने हो जाएंगे, वेट किसी चीज़ के होते हैं मोल इंटू मोलिकुलर वेट, मोल हमें पता है 20/102 और इसके मोलिकुलर वेट अमोनिया के होते हैं 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने आंसर हो गए। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो इसे क्या करना पड़ा, हमें बैलेंस नहीं करना पड़ा, सिंपली हमने POAC अप्लाई किया और क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। तो ये फायदा है POAC अप्लाई करने का कि हमें केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस नहीं करने होते हैं और सिंपली हम लोग POAC अप्लाई कर देते हैं। तो क्वेश्चंस को हम लोग POAC से सॉल्व करें या बैलेंस करके करें, सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं जिसको POAC लगाना कन्वीनियंट रहता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है कि हमारे पास है K2CO3, इसको कह रहा है कि इट इज ट्रीटेड विद सम रिएजेंट्स। फॉर एग्जांपल कुछ दिया नहीं है, ए से ट्रीट करते हैं, कुछ होता है, फॉर एग्जांपल बी बन गया, बी से कुछ हो गया, इसको हम लोग सीरीज ऑफ रिएजेंट से ट्रीट करते हैं। और ट्रीट करते हैं तो इससे क्या होता है कि ऑल द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द K2CO3 इज कन्वर्टेड इनटू K2ZN3FeCN6(2). क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और इसके वेट दिए हैं कितने, फॉर एग्जांपल दिए कुछ भी 27 ग्राम। तो फाइंड द वेट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब फाइंड द वेट ऑफ दिस, इसके वेट कितने हो जाएंगे हमें ये क्वेश्चन में फाइंड करना है। मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इफ K2CO3 इज ट्रीटेड विथ सीरीज ऑफ रिएजेंट, क्या है क्वेश्चन, इफ K2CO3 इज ट्रीटेड विथ अ सीरीज ऑफ reagents to convert all the carbon atom into ये वाला चीज, क्या, K2ZN3FeCN6(2). ठीक है, तो फाइंड द वेट ऑफ दिस, इसके वेट क्या होंगे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को बैलेंस करके हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि और किस चीज़ से रिएक्ट किया होगा, बीच बीच में क्या क्या आए होंगे। मुझे सिर्फ ये पता है कि इसके अंदर के जितने कार्बन हैं ये सारे कन्वर्ट हो गए यहाँ पे, सिर्फ मुझे इतना पता है। तो इसको क्या करना है, बैलेंस नहीं करना है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में POAC अप्लाई कर देना है ऑन कार्बन एटम, जो चीज़ कंजर्व हो रहे हैं जहाँ पे जा रहे हैं। तो मुझे पता है कि यहाँ के सारे कार्बन वहाँ पे चले गए। ठीक है, 1 K2CO3 के अंदर कितने कार्बन है, 1, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे 1 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कितने कार्बन एटम है टोटल, तो यहाँ पे 6 × 2 मतलब 12 कार्बन एटम है, 1 CN6 के अंदर 6 कार्बन हो जाएंगे और ये होल 2 है मतलब 12 इज इक्वल टू 12 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये वाला चीज। ठीक है ना, तो इसको मैं लिखता हूँ K2ZN3FeCN6(2). ठीक है, इसका मतलब ये क्वेश्चंस में दिए हैं, क्योंकि वेट नहीं दिया है तो मोल नहीं दिया तो वेट दिया, तो 1 इंटू, इसका मतलब कि 1 इंटू इसके मोल कितने हो जाएंगे, वेट बाय मोलिकुलर वेट, तो वेट है 27 ग्राम और इसके मोलिकुलर वेट से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो मोलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे तो पोटेशियम का होता है 39, दो पोटेशियम है तो 78 हो गए और कार्बन के 12 हो गए और ऑक्सीजन का ईच होता है 16, 3 के हो गए 48। तो वैल्यू कितनी आ गई, 138 अप्रॉक्स आ गई। ठीक है, तो इसको 138 से ये कर देंगे इक्वल टू क्या हो जाएंगे 12 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये चीज़, ये बड़ा वाला चीज़ K2ZN3FeCN6(2). इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इसको सिर्फ n लिखता हूँ, मतलब n क्या है इसके मोल्स, n इक्वल टू क्या हो गया, तो ये 12 नीचे आ जाएगा, मतलब कि 27/138 इंटू 12, इतने क्या हो गए मोल आ गए। तो मोल आ गए तो वेट कैसे आ जाएगा, वेट इक्वल टू मोल इंटू मोलिकुलर वेट, मोल आ गए हमारे इतने, तो 27/138 इंटू 12 इंटू मोलिकुलर वेट क्या इस वाले चीज़ का, तो इसका हम लोग मोलिकुलर वेट यहाँ पे फाइंड कर देंगे और लिख देंगे, जो भी होगा वही ग्राम में आंसर हो जाएगा। तो रिएक्शन को बैलेंस नहीं करने पड़े, सिंपली हमने POAC अप्लाई किया और क्वेश्चंस हो गए।
तो ये चीज़ है पीओएसी। लेकिन पीओएसी के कुछ लिमिटेशंस हैं। पीओएसी हम लोग हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते हैं। पीओएसी हैज सम लिमिटेशंस, या पीओएसी लगाना हर जगह कन्वीनियंट नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग पीओएसी डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर देंगे। लिमिटेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन पीओएसी। पॉइंट नंबर 1 कि अगर हमारे पास क्वेश्चंस है, फॉर एग्जांपल N2 प्लस H2 से बन रहे हैं अमोनिया, ये बन रहा है। अगर इसके मुझे दिए हैं 2 ग्राम, इसके भी दिए हैं 2 ग्राम, पूछ रहा है ये कितने बन रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट पीओसी नाइट्रोजन पे या हाइड्रोजन पे नहीं लगा सकते हैं। मुझे फर्स्ट पता करने होंगे लिमिटिंग रिएजेंट। फर्स्ट फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है, वो हम लोग पता करेंगे। कैसे करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पता? तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मोल कॉन्सेप्ट 3 में, वहां पर देख लीजिएगा। पिछला मेरा वीडियो स्टोइकियोमेट्री नाम से होगा, स्टोइकियोमेट्री एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर। तो यहाँ पे मैंने पीओएस पहले लिमिटिंग रिएजेंट अगर पता कर लिया, अगर पता चल गया फॉर एग्जांपल ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हम हाइड्रोजन पे पीओसी लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो नाइट्रोजन पे पीओसी लगाना होगा। मतलब पहला काम क्या है, हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना होगा। फॉर दैट वी हैव टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। फॉर दैट वी हैव टू बैलेंस द रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन, उसके लिए हमको बैलेंस करने होंगे केमिकल रिएक्शन को। तो जब बैलेंस कर ही देंगे तो फिर उसी से हो जाएगा। ये इसके फर्स्ट लिमिटेशंस हैं। इसके सेकंड लिमिटेशंस क्या हैं कि इसके सेकंड लिमिटेशंस ये हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ भी बन रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है अगर ऐसा होता फॉर एग्जांपल K2CO3 है, इससे अगर ऐसा बनते, फॉर एग्जांपल ऐसा होता नहीं है, मैं ऐसे ले रहा हूँ हाइपोथेटिकली कि इससे बनता कि K2CO3 को अगर हम लोग हीट कर देते हैं, ठीक है ना, K2CO3 को हीट करते हैं तो अगर कुछ बनता और बनते फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऐसे भी बनते, दोनों बन रहे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि सारे के सारे कार्बन कंजर्व होके इसके पास नहीं जा रहा है। कुछ कार्बन यहाँ जा रहे हैं, कुछ कार्बन इस पोजीशन पे जा रहा है। सारे के सारे कार्बन यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल इसके वेट हमें दिए हुए हैं कुछ 5 ग्राम, हमें पूछ रहे हैं इसके वेट कितने होंगे, तो ऐसे सिचुएशंस में हम डायरेक्ट कार्बन पे पीओसी यहाँ और यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन आइटम यहाँ भी है, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करने होंगे, रिएक्शन को बैलेंस करने होंगे और यूनिटरी मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। कब? जब कोई एक पर्टिकुलर एटम यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पोजीशन पे जाए। अगर एक ही पोजीशन पे है, एक ही कंपाउंड के अंदर है तो ठीक है, लेकिन अगर 2 कंपाउंड पे है तो वो मतलब कंजर्व नहीं हो रहा है, एक पोजीशन पे नहीं जा रहा है, तो उस ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने होंगे, बैलेंस करके करना है। अगर मैं पीओसी डायरेक्ट यहाँ पे इसका वेट दिया हुआ है, इसका निकालना है, पीओसी अप्लाई कर दिया तो हमारे गलत हो जाएंगे आंसर। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, अदरवाइज पीओसी लगाना कन्वीनियंट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो बैलेंस करके करें या पीओसी से करें, आंसर सेम आएंगे। तो ये हो गया ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका। तीसरे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, वो हम लोग जब पढ़ेंगे ग्राम इक्विवेलेंट तो उसमें देखेंगे। अभी इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप अपने कुछ फीडबैक या क्वेरीज या कमेंट जो भी होगा कमेंट सेक्शंस में आप दे सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।